गिव द हेडिंग कंसिडरेशन, गिव द हेडिंग कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का एक मैक्सिम बताया था कल। वेरी गुड, भूल गया। क्विड प्रो क्या होता है? वो तो मतलब हो गया, इसका मैक्सिम क्या था? क्विड प्रो क्यो, ठीक है, याद रखना। इसका मतलब होता है बेटा समथिंग इन रिटर्न, यानी आप अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो बदले में सामने वाले को भी कुछ देना पड़ेगा आपको, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी तो यही बोला था, क्या याद है? तुम मुझे खून दो, तो इधर एक जन के लिए कंसिडरेशन खून है, दूसरे जन के लिए कंसिडरेशन आजादी है, तो वहां पे भी तो लागू हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यस और नो? नहीं पढ़ा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चीज? ये भगवान, क्या पढ़ा है तुम लोग, क्या पढ़ा है? चलो, तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या लिखा सुनो, मैं पढ़ा रहा हूं, तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं। बोला है वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, क्या बोला? प्रोमिसर कौन होता है बेटा? जो वादा करता है, जो वादा कर रहा है। वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, जो वादा कर रहा है। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, जब प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी या और एनी अदर पर्सन, देखो ये जो बात है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो ध्यान से। डिजायर तो प्रोमिसर का है, डिजायर तो किसका है? मगर काम कौन कर रहा है? या तो प्रोमिसी कर रहा है या कोई अदर पर्सन कर रहा है। सर ये कैसे हो गया? सुनो, ये दोनों पॉइंट भी है फीचर्स का। मेरा मेरा डिजायर है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ क्लास 12 को या बीकॉम को या सीए फाउंडेशन को, मान लो सीए फाउंडेशन को पढ़ाना चाहता हूँ, मेरा डिजायर है, मैं प्रोमिसर हूँ, मैं सीए फाउंडेशन को पढ़ाना चाहता हूँ, मान लो सपोज 6,000 रुपया में। कितना रुपया में? मैं प्रोमिसर हूँ, मैंने वादा किया कि मैं पढ़ाऊंगा 6,000 रुपया, प्रोमिसर हूँ। लेकिन बेटा प्रोमिसी, प्रोमिसी को जरूरी नहीं कि हमेशा तुम ही लो, प्रोमिसी तुम्हारा माँ बाप भी हो सकता है ना, क्योंकि पैसा कौन देगा? तुम्हारा माँ बाप ही तो देगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी डिजायर हमेशा प्रोमिसर का होगा, डिजायर हमेशा पढ़ाने वाला मैं ही हूं, मैं अपनी इच्छा से पढ़ा रहा हूं। मगर मगर जो सर्विस मिल रहा है वो या तो प्रोमिसी को मिल रहा है या कोई अदर पर्सन को मिल रहा है। जैसे मेरे एग्जांपल में प्रोमिसर मैं हूं, मैंने तुम्हारे माँ बाप को वादा किया, प्रोमिसी वो है, लेकिन सर्विस किसको मिल रहा है? एनी अदर पर्सन को मिल रहा है। यस और नो? वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन या तो कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने बोला था याद करो, 10 लाख रुपया दूंगा, इशिता की जान को कुछ नहीं होना चाहिए, एक्ट हुआ या एब्सिस्टेंस हुआ? 10 लाख रुपया दे रहा हूं, इशिता को जान से मरना होगा, एक्ट हुआ। ये सर नो? तो मेरे डिजायर पे प्रोमिसी या कोई अदर पर्सन या तो एक्ट के लिए हाँ करता है या एब्सिस्टेंस के लिए हाँ कर देता है। ये सर नो? तो क्या लिखा है? वेन द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी द पर्सन हैज डन, या तो देखो कितना अच्छा चीज लिखा, आप सुनो और तोड़ रहा हूं, सुनो। हैज डन और एब्सटेंड, मतलब बात समझ रहा है? हैज डन और एब्सटेंड मतलब क्या हो रहा है? हैज डन मतलब इंग्लिश में पता है ना क्या होता है? क्या? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस? हैज डन मतलब क्या होता है? पास्ट। मेरे इच्छा पे प्रॉमिस, एक अदर पर्सन को भूल जाओ, मेरे इच्छा पे, मेरे इच्छा पे प्रोमिसी ऑलरेडी वो काम कर चुका या काम करने के लिए मना कर चुका है। मतलब कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, क्या हो सकता है? पास्ट, या फिर प्रेजेंट भी हो सकता है। या फिर प्रेजेंट कैसे होगा? और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, और मतलब या तो मान रहा है कि हाँ चलो मैं 10 लाख रुपया दो मैं इशिता को मार दूंगा, या फिर 10 लाख रुपया दो मैं इशिता को जान से मरने नहीं दूंगा, तो प्रेजेंट भी हो सकता है। या फिर पास्ट भी हो सकता है, मार चुका या नहीं मारेगा, ये हो गया पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, हाँ ठीक है दे दो मार दूं, मतलब मैं मार देता हूं या फिर नहीं मरने दूंगा। या फिर हो सकता है फ्यूचर टेंस भी हो, प्रोमिसेस टू डू, क्या बोला? प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। या फ्यूचर टेंस भी हो सकता है, ठीक है 10 लाख रुपया दो, मैं आने वाले 1 साल तक इशिता को मार, 1 साल के अंदर अंदर इशिता को मार दूंगा, या 1 साल के अंदर अंदर इशिता को कुछ नहीं होगा, फ्यूचर टेंस हो गया। तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। इसी चीज को डेफिनेशन में लिखा है, वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या फिर डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो उस एक्ट या उस एब्सिस्टेंस को अपने कंसिडरेशन बोलता है। क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। वापस बोल रहा हूं, वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या फिर प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग
समथिंग, देन सच एन एक्ट और एब्सिस्टेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो वही मेरा कंसिडरेशन हो गया। क्या हो गया? कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट, तीनों मिला के वो डेफिनेशन बना दिया गया। बोलने का मतलब इसका एक फीचर भी आएगा, कंसिडरेशन में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अपना बुक का 5th पॉइंट पढ़ो, 5th पॉइंट पढ़ो ना, वही चीज है, कंसिडरेशन में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, तो डेफिनेशन समझा, डेफिनेशन याद हुआ? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर promise you or any other person has done or abstained from doing anything, does or abstains from doing something, or promises to do or abstain from doing something, then such an act or absistence or promise is called the consideration for the promise। समझा मेरा बात? कंसिडरेशन का सेक्शन 2D होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट का 2E होता है, कॉन्ट्रैक्ट का, ऑफर का क्या होता है? 2A। ऑफर सबसे शुरुआत में होता है 2A, यस और नो। 2D हो गया कंसिडरेशन, क्या हो गया? कंसिडरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2E क्या हो गया? अग्रीमेंट। और 2H क्या हो गया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद रखना ये सब चीज की सेक्शंस तुमको जहां मौका मिले वहां सेक्शन लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है? याद रख लेना, ठीक है? चलो हाँ, डन, ठीक है, हाँ तुम निकल जाओ, ठीक है। 2A ऑफर, है ना? अरे अरे स्लाइड खत्म हो गया। 2A ऑफर, 2B, हाँ, 2B, 2B हो गया प्रॉमिस, क्या हो गया? ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। 2C तो छोड़ दो, 2D अभी जस्ट बताया, यस और नो। 2E अग्रीमेंट, 2D और तुम्हारा वो भी होता है प्रॉमिसर प्रॉमिसी का भी तो जानने का जरूरत नहीं है, जितना याद रखो वही ठीक है। 2H कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सर हम लोग पढ़ेंगे कंसिडरेशन से, ये जो डेफिनेशन निकला ना, वो सारे इस डेफिनेशन में बेटा सारे फीचर्स है। जो डेफिनेशन लिखा मैंने, इस डेफिनेशन में ही सारे फीचर है। क्या? अरे रे रे रे, इस डेफिनेशन में ही सारे फीचर है। जो डेफिनेशन मैंने लिखा उस डेफिनेशन में ही सारे फीचर है। पहला क्या था? कंसिडरेशन क्या होता है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। देखो क्या लिखा, पहला पॉइंट मिला, कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, मिला? कंसिडरेशन इज एन एक्ट, एक्ट मतलब कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए। कल ही बताया था, कुछ करने के लिए। और एब्सिस्टेंस मतलब क्या होता है? कुछ ना करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे एक चीज समझो, इधर देखो, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल मान लो मैंने बोला कि 4 लाख रुपया दो, मैं कार तुमको सेल कर दूंगा। ये करने के लिए, ना करने के लिए? करने के लिए कि ना करने के लिए? करने के लिए, तो एक्ट हो गया। क्या हो गया? एक्ट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, एक और कंसिडरेशन हो सकता है, पता है क्या? सुनो, मान लो मेरा सेंट जेवियर्स कॉलेज अनाउंसमेंट किया कि जो लोग 95% लाएगा उन लोग को हम बड़ा बड़ा कंपनी में प्लेसमेंट दे देंगे। क्या दे देंगे? प्लेसमेंट दे देंगे। यहाँ पे जो प्लेसमेंट प्रोवाइड हो रहा है ना बेटा, ये भी तो एक तरह का कंसिडरेशन ही है। ये भी तो एक तरह क्या है? मॉनेटरी टर्म्स में है क्या कंसिडरेशन? मॉनेटरी टर्म्स में क्या है? प्लेसमेंट दिला दूंगा, नौकरी दिला दूंगा। मैं थोड़ी बोलो 95% लाओ 10 लाख रुपया दे दूंगा, प्लेसमेंट दिला देगा। तो ये जो प्लेसमेंट दिला रहे ना, वो भी एक तरह का कंसिडरेशन ही है। क्या है? तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल 2 देखो लिखा हुआ, मिला? एग्जाम्पल 2 पॉइंट नंबर 1 का एग्जाम्पल 2 मिला? क्या लिखा हुआ है? अ कॉलेज प्रोमिसेस स्टूडेंट्स हु विल स्कोर अबव 95% फॉर द जॉब इन एमएनसी। जो 95% ला देगा उसको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दिला देगा कॉलेज। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी मॉनिटरी, वही तो बोल रहा हूँ। कोई जरूरी कि कंसिडरेशन हमेशा किसमें हो? पैसे के टर्म्स में। मैं तो कोई नौकरी दिला रहा हूँ, वही मेरा कंसिडरेशन है। क्या है? कंसिडरेशन है। Here the promise for recruitment of candidate will be considered as a consideration for the act of student scoring above 95%। जो प्लेसमेंट दिला देगा वही क्या हो जाएगा? कंसिडरेशन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल समझो, मैंने बोला आकाश तू एक काम कर, तू मेरा फोन बिकवा दे खाली। क्या बोला? तू मेरा फोन बिकवा दे, मैं गारंटी दे रहा हूँ तेरे को 30 हजार का नौकरी दिलवा दूंगा। चल जाएगा? चल जाएगा, कंसिडरेशन तो है ना। मैं आकाश के लिए कंसिडरेशन क्या है? उसके लिए नौकरी, मेरे लिए क्या? ये फोन। तो अगर एक जन को फोन मिल रहा है, दूसरे को क्या मिल रहा है बेटा? नौकरी मिल रहा है। ये सर अगर मेरा फोन बिकवा देता है वो, तो मैं उसको क्या दिलवा दूंगा? नौकरी। तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा, भले वो मॉनिटरी हो या फिर नॉन मॉनिटरी हो। हाँ, आगे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं, वो मैं वो नहीं बोल रहा हूं। क्यों बताओ तो? लिखा हुआ है, आकाश को लिख के दिया, नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, मगर कंसिडरेशन जरूर बन जाएगा। क्या बोला मैंने? मेरा बात समझो। ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस बना, कंसिडरेशन है? हाँ है। अब अगर वो कंसिडरेशन जो है उसके साथ साथ अगर तुम्हारा अग्रीमेंट भी बनता है, वो फिर वो इन्फोर्सेबल होता है लॉ में, तब जाके वो। बट अभी उतना नहीं समझ रहा, अभी चैप्टर का नाम क्या है? तो कंसिडरेशन तो है वो,
कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं वो बाद में देखा जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोला, कंसिडरेशन एक एक्ट है डूइंग समथिंग, और वो मॉनिटरी भी हो सकता है या फिर नॉन मॉनिटरी, पैसे में हो भी सकता है पैसे में नहीं भी हो सकता है, ये बात समझा पहला। दूसरा क्या लिखा हो बेटा, दूसरा वही चीज लिखा है, कंसिडरेशन एक्ट के साथ साथ एब्सिस्टेंस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एब्सिस्टेंस मतलब अभी जस्ट बोला, क्या बोला था, कुछ ना करने के लिए, ये सुन, कुछ ना करने के लिए। जैसे अभिषेक ने बोला, ए भारती मैं तेरे को 10 लाख रुपया दे रहा हूं, प्लीज मेरे खिलाफ केस फाइल मत करना, मुझे झूठे इल्जाम में सच इल्जाम में जो भी है मत डालना। ये क्या है, करने के लिए ना करने के लिए। तो कंसिडरेशन बेटा एब्सिस्टेंस के लिए भी तो हो सकता है, एक्ट मतलब कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है, समझा मेरा बात। थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर या मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द। देखो ये पॉइंट पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये पॉइंट पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब समझा क्या होता है, कंसिडरेशन हमेशा वही होगा जो प्रोमिसर चाहता है। मैंने बोला मैं सीए फाउंडेशन पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, 6,000 रुपया फीस लगेगा। सिमरन आलम आती है, बोलती सर पैसा नहीं है, काम कीजिए सर, ये अनाज ले लीजिए, ये अनाज ले लीजिए मेरे से, चल जाएगा। मेरे को क्या चाहिए, तो मेरे ही हिसाब से ना कंसिडरेशन डिसाइड होगा ना तुम्हारे हिसाब से। इजी है ना पॉइंट, इसका केस स्टडी अभी लिखना होगा। पहला पॉइंट समझो, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मेरे इच्छा से होगा कंसिडरेशन, ना कि तुम्हारे। अब तुम कोई गाड़ी का शोरूम में जा रहा है, वादा वो कर रहा है तुमसे कि तुमको गाड़ी बेच देगा। जो इंसान वादा कर रहा है ना, बोलने का मतलब जो इंसान वादा कर रहा है वही डिसाइड करेगा कि वो क्या लेगा। जो इंसान वादा कर रहा है वही डिसाइड करेगा कि वो क्या लेगा। अगर वादा वो क्या गाड़ी बेचने का, तो फिर वही डिसाइड करेगा गाड़ी के बदले में क्या लेगा तुमसे। और क्या लेता है वो लोग, पैसा। तो इसीलिए वो लोग के हिसाब से चलेगा, हम लोग को चेक लेगा तो चेक ही चलेगा, कैश चलेगा तो कैश ही लेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये पॉइंट लिखो, फिर इसका केस स्टडी लिखना है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इसका एक केस लिखना है, इसका एक केस लिखना है बेटा। इसका केस का नाम है बेटा दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। बुक पलटोगे मिल जाएगा, बुक पलटोगे मिल जाएगा, पेज नंबर 2.48 में बुक पलटोगे मिल जाएगा, ठीक है। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, बुक पलटो मिल जाएगा। पलटा क्या, हम्म, ठीक है। चलो मिला ना, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। सुनो ध्यान से, दो पार्टी था, एक दुर्गा प्रसाद, पहले सुनो, एक दुर्गा प्रसाद जी थे, क्या थे, दुर्गा प्रसाद जी बेटा कौन थे, कॉन्ट्रैक्टर थे। कौन थे, ये सब केस स्टडी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जो बुक में वहां नहीं मिलेगा, लिख लो ये सब चीज वरना समझ ही नहीं पाएगा। दुर्गा प्रसाद एक कॉन्ट्रैक्टर थे, कौन थे उन्होंने क्या किया, एक कलेक्टर बाबू थे, कौन थे, कलेक्टर बाबू। तो कलेक्टर बाबू ने दुर्गा प्रसाद जी को बोला, सुनिए ना आप इस जगह में 5 शॉप बना दीजिए। कितना शॉप बना दीजिए, शॉप नंबर 1 बना दीजिए, शॉप नंबर 2 बना दीजिए, शॉप नंबर 3 बना दीजिए, शॉप नंबर 4 बना दीजिए, शॉप नंबर 5 बना दीजिए। दुर्गा प्रसाद जी ने, जो कि कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने कलेक्टर की बात सुन के एक जमीन पे 5 दुकानें बना दी। कितनी दुकानें, 5 मैंने अपने मन से लिया। बट दुर्गा प्रसाद वाज अ कॉन्ट्रैक्टर एंड कलेक्टर वाज, ये दोनों कैरेक्टर रियल है। 5 की जगह 10 शॉप भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सुनो, शॉप नंबर 3 जो था ना बेटा, वो एक शॉपकीपर को अलोकेट हो गया, यानी उसने खरीद लिया। उस शॉपकीपर का नाम था बेटा बलदेव। क्या नाम था, केस स्टडी का नाम समझा, दुर्गा प्रसाद और बलदेव क्यों आया। दुर्गा प्रसाद जी ने कुछ शॉप बना दी, किसके बोलने पे, कलेक्टर के बोलने पे। और शॉपकीपर ने बेटा दुर्गा प्रसाद ने एक शॉप बेच दिया, किसको बेच दिया, बलदेव को। लेकिन दुर्गा प्रसाद ने सब शॉपकीपर के साथ एक कंडीशन रखा, क्या कंडीशन रखा, कि उनका जो सेल होगा ना, उसका 5% कमीशन कॉन्ट्रैक्टर को भी देना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, 5% कमीशन किसको देना पड़ेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा। केस समझा, कॉन्ट्रैक्टर दुर्गा प्रसाद, शॉप बन किसके मर्जी पे रहा है, मगर कलेक्टर के मर्जी पे, सबसे इंपॉर्टेंट कलेक्टर के मर्जी पे बन रहा है। और कलेक्टर के मर्जी पे बनने पे भी ये दुर्गा प्रसाद कौन होता है जो ये बोले कि तुम हमको 5% दो भाई। और शॉपकीपर बलदेव बेटा मना कर दिया, शॉप ले लिया,
मना कर दिया कि हम कमीशन नहीं देंगे। हम क्यों दे तेरे को कमीशन, ऐसा कौन बोला? बलदेव। हो सकता है 1 महीना 2 महीना दिया, फिर बंद कर दिया देना, नहीं दिया। दुर्गा प्रसाद बेटा गया कोर्ट के पास, किसके पास? बोला देखो देखो ये क्या हो रहा है जज साहब, मैंने इनको बोला था बेटा कि सर ये लोग मेरे को कमीशन दे, लेकिन ये जो बलदेव करके नालायक इंसान है वो हमको कमीशन नहीं दे रहा है। माय क्वेश्चन इज, कोर्ट किसके फेवर में जजमेंट सुनाएगा? कॉन्ट्रैक्टर के या बलदेव के? रीजन क्या है? द अब इस लाइन को पढ़ो, लाइन क्या लिखा था मैंने? कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द, बेटा यहाँ पे प्रोमिसर तो कलेक्टर था ना, जमीन तो बेटा किसका है? कले वो तो जस्ट मेयर कॉन्ट्रैक्टर है, जमीन किसका है? कलेक्टर का है। तो प्रोमिसर ये होगा ना। तो अगर ये प्रोमिसर है तो कंसिडरेशन जो 5% कमीशन आना चाहिए वो उसके डिजायर पे आना चाहिए। अगर कलेक्टर बोलता कि हाँ कमीशन लगेगा तो ये लोग को देना पड़ता, मगर कलेक्टर तो कुछ बोला नहीं। कलेक्टर प्रोमिसर था मगर वो कुछ बोला नहीं, ये तो थर्ड पार्टी हो गया। कौन हो गया? इसका काम है जमीन बनाओ और बेच दो और पैसा आ रहा है कलेक्टर को दे दो, बात खत्म। ये सुन लो, तो ये कोई होता ही नहीं है। कलेक्टर अगर बोलता कि हाँ हमको कमीशन चाहिए तो दे आर बाउंड टू गिव कमीशन टू कलेक्टर, बट इन दिस केस कंसिडरेशन कहीं और से आ रहा है। कहां से आ रहा है? कॉन्ट्रैक्टर से, तो थर्ड पार्टी है। तो कंसिडरेशन दिस टाइम इज नॉट इज मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बट इट इज मूविंग एट द डिजायर ऑफ दुर्गा प्रसाद हु इज नॉट इवन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया ये जो कोर्ट है फैसला बिल्कुल किसके फेवर में सुना है बेटा? बलदेव। एंड ही इज नॉट लायबल टू पे कमीशन, उसको कमीशन देने की जरूरत नहीं था, बलदेव जीत गया केस। समझा मेरा बात? तो कंसिडरेशन हमेशा किसके डिजायर पे आना चाहिए बेटा? प्रोमिसर के डिजायर पे आना चाहिए। समझा? देखो मैंने जो मारुति वाला एग्जांपल है वो कितना इजी एग्जांपल था रियल लाइफ, कि भैया वो जो मांगेगा वही तुमको देना पड़ेगा, होता तो वही है। बट इसका केस स्टडी समझा कॉम्प्लिकेटेड था मगर इजी है। तुम बुक में पढ़ेगा कुछ समझ में नहीं आएगा, पढ़ लेना घर जाके, वो कुछ समझ में नहीं आएगा, बट जब ये देखेगा एग्जांपल डायग्राम बना हुआ तब समझ में आएगा तुमको कि हाँ ऐसा ऐसा बात था। समझा मेरा बात? आज अपने कितना केस स्टडी डिस्कस किया? आई थिंक ये चौथा होगा। पहला क्या था? ब्रोकलहर्स्ट बोल्टन वाला। दूसरा क्या था? मेट्रोपॉलिटन वाला। तीसरा वो फेल्ट तुम्हारा नेफ्यू वाला, फेल्ट हाउस वाला है ना, वो जो तुम्हारा क्या था ऑक्शनर जो था बिंडले। और फोर्थ नंबर ये था दुर्गा प्रसाद और बलदेव। आज कंसिडरेशन बस एक केस स्टडी और इसके बाद ही वो आ जाएगा, फिर कंसिडरेशन मैंने बोला 40 मिनट, अब टाइम ही नहीं लगेगा इसके बाद। समझा मेरा बात? इस पॉइंट का नाम था कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन हमेशा किसके डिजायर के मूव पे चलेगा बेटा? प्रोमिसर के। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट समझ लो क्या है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन may move from promisee और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसियो और एनी अदर पर्सन। ठीक है। देखो इसका तो इतना इजी लिखा मैं यहीं से समझा दूंगा, बट एक रियल लाइफ एग्जांपल समझ लो। जो मैंने ऑलरेडी बोला, कंसिडरेशन कोई जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन को जरूरी नहीं कि हमेशा उसी से आएगा जो सर्विस ले रहा है, कोई और भी तो दे सकता है। तुम निको पार्क में जाता है घूमने के लिए, 2,000-3,000 का खर्चा लगता है, सर्विस कौन ले रहा है? तुम ले रहा है। वो प्रोमिसर है, वो तुमसे वादा करते कि आप पैसा दीजिए हम आपको सर्विस देंगे। पैसा तो तुमको देना पड़ेगा उनके डिजायर पे, प्रोमिसर जो बोलेगा वही देना पड़ेगा। प्रोमिस तुम है तो, मगर कोई जेन्युइन कंसिडरेशन तुम ही देगा। तेरे भी आप मान लो तेरे पास पैसा नहीं है, वो दे सकती है। कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि कंसिडरेशन हमेशा कौन देगा? प्रोमिस ही देगा जिसको बेनिफिट मिल रहा है। इट इज नॉट द केस ना। तुम जा रहे हो घूमने के लिए, तेरे भी में कोई और पैसा दे ही सकता है। तुम ट्यूशन पढ़ रहे, तेरे भी में तेरे माँ बाप पैसा दे ही सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कंसिडरेशन में लिखा है, मे मूव, या तो तुम दो या कोई दूसरा पार्टी देगा। कंसिडरेशन सुनो ध्यान से, होना चाहिए किसका डिजायर पे? प्रोमिसर के डिजायर पे। लेकिन कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, प्रोमिसी भी दे सकता है या फिर कोई अदर पर्सन भी दे सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया था क्या? कंसिडरेशन दे कोई भी सकता है, प्रोमिसी भी दे सकता है या फिर कोई अदर पर्सन भी दे सकता है। ये तो रियल लाइफ एग्जांपल है। देखो इसमें क्या लिखा, ऑलरेडी इजी, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इस केस का नाम बेटा चिनाया वर्सेस रमाया। क्या नाम है? ठीक है, बहुत इजी केस है, लिखने का जरूरत ही नहीं इतना। पहली बार इनके बुक में कोई इतना इजी लिखा। सुनो, एन ओल्ड लेडी, क्या बोला? एन ओल्ड लेडी। मान लो ओल्ड लेडी का नाम अपने इजी कर लेते हैं, मान लो माया कर गया। क्या नाम है?
तो ये माया बेचारी बूढ़ी औरत है, ठीक है। एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। माया क्या की, उसका एक प्रॉपर्टी था, वो प्रॉपर्टी बेटा किसको गिफ्ट कर दी? ऐसे समझ में आएगा ना, डायग्राम बनो समझ में आ जाएगा। माया क्या की, प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, किसको कर दी? लेकिन क्या बोली? विद डायरेक्शन, डायरेक्शन दी। क्या डायरेक्शन दी? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द मैटरनल अंकल बाय वे ऑफ एन्युटी, कि बेटा इस प्रॉपर्टी से को जो भी इनकम मिलेगा उसका कुछ हिस्सा तेरे को अपने मामा जी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? तो माया ने प्रॉपर्टी दे दी, किसको दे दी? अपनी बेटी को। बोली डायरेक्शन के साथ कि कुछ इनकम तुमको अपने मैटरनल अंकल मतलब क्या होता है, मामा को देना पड़ेगा। ये पहला लाइन समझा? हुआ क्या? ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड अ राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रदर। ब्रदर मतलब मामा, है ना। डॉटर ने भी हाँ कर दिया कि हाँ मैं पैसा दे दूंगी, अग्रिंग टू पे एन्युटी। तो माँ ने जो बोला, माँ ने जो बोला डॉटर उस पर हाँ कर गई, और उसके बाद वो बोली कि हाँ मैं अपने मामा जी को पैसा दे दूंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हुआ क्या? द डॉटर डिड नॉट हाउएवर पे द एन्युटी। डॉटर, एन्युटी मतलब जो अमाउंट था वो देने से क्या कर दी? मना कर दी। डॉटर बोली मैं पैसा, अब डॉटर पैसा नहीं दी, नुकसान किसको हुआ? जिस दिन माया अगर मर भी जाएगी नुकसान किसको होगा? मामा को तो होगा। तो केस कौन फाइल करेगा? मामा। किसके खिलाफ करेगा? डॉटर के खिलाफ। देखो क्या हुआ, द डॉटर डिड नॉट हाउएवर पे द एन्युटी, डॉटर पैसा नहीं दी, एंड अंकल सूड, सूड मतलब केस फाइल कर दिया रिकवर करने के लिए। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या अंकल केस जीत जाएंगे? क्या अंकल केस जीत जाएंगे? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा दृष्टि, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट किन दो के बीच में हुआ था? माया और डॉटर। तो ये बेटा दो जन था ना, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट था। क्या था? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट था। मगर बेटा मामा तो बेनिफिशियरी थे ना। बेनिफिशियरी मतलब पता है ना कौन होता है? कौन होता है जिसको बेनिफिट मिलता है? मामा इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? मामा इज अ, ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्टी थे ही नहीं कॉन्ट्रैक्टर के, मगर ही वॉज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। मगर ध्यान सुनो, इवन ए स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन केस फाइल। मामा कौन है? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर भी कॉन्ट्रैक्ट में केस फाइल कर सकता है अगर उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसमें मामा जीत गए। इसमें कौन जीत गए? मामा। तभी तो लिखा है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन जो है बेटा या तो डॉटर के अगेंस्ट में, नहीं तो मामा, मामा को भी मिलना चाहिए, लेकिन इस केस में मामा को नहीं मिला। मामा का कंसिडरेशन क्या था याद है? वो एन्युटी का पैसा वो मामा को नहीं मिला। मामा केस फाइल कर दिया और मामा जीत गया। हेल्ड दैट द डॉटर इज लायबल, देखो ना क्या लिखा है, इट वाज हेल्ड दैट सफिशिएंट कंसीडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। मामा कैन रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, कैन स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट सू अगेंस्ट द पार्टी? द आंसर इज हाँ, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो सू द पार्टी। मामा पार्टी तो नहीं था ना कॉन्ट्रैक्ट का, मगर वो स्ट्रेंजर था, मगर वो फिर भी केस फाइल कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहला पॉइंट क्या था? कंसिडरेशन जो है, अच्छा कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या था? when the desire the promisor either person does or abstains from doing something, has done or abstains from doing anything, or promises to do or abstain from doing, is called the consideration for the promise. yes or no? ये हो गया कंसिडरेशन का डेफिनेशन। फिर इसका मतलब हमने पढ़ा क्या, कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। कंसिडरेशन जो है मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द, ये इसका केस स्टडी का क्या नाम था? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इसके कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिस और एनी अदर पर्सन, मतलब बेनिफिट किसी को भी मिल सकता है। इसका केस क्या नाम था? चिनैया वर्सेस रमैया। यस और नो? उसके बाद सर एक ये जो पार्ट है ये मेरे को पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है, क्या है? एग्जीक्यूटेड और सिमरन शाओ। एग्जीक्यूटेड मतलब क्या होता है बताओ? एग्जीक्यूटेड मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटेड मतलब, एग्जीक्यूटेड बता तो दिया आपको। एग्जीक्यूटेड मतलब हो गया, एग्जीक्यूटेड मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब होना। अब देखो ये एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन वर्ड है, क्या है? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। मैंने कुणाल को 10 लाख में गाड़ी बेची और कुणाल मेरे को 10 लाख रुपया दे दिया, मैंने गाड़ी दे दिया, कंसिडरेशन हो गया ना? वो एग्जीक्यूटेड है। क्या है? मैंने कुणाल को गाड़ी दिया, वो मेरे को अभी तक पैसा, वो एग्जीक्यूटरी है। क्या है? डिफरेंस समझ पा रहे हैं? एग्जीक्यूटेड मतलब काम हो गया और एग्जीक्यूटिव मतलब काम होना, दोनों चल जाता है। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटिव हो सकता है। क्रेडिट सेल पढ़ा है? क्रेडिट सेल क्या होता है? सामान तुम आज ले लो, पैसा बुक्स में रिकॉर्ड करता है कि नहीं करता है? तो एग्जीक्यूटिव तो होता ही है कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड क्या हो गया? कैश सेल्स, सामान ले जाओ, पैसा, कैश सेल्स हो गया एग्जीक्यूटेड। और एग्जीक्यूटिव हो गया ठीक है बाद में दे देंगे, बाद में ले लेंगे, वो क्या हो गया?
हम लोग बुक्स में तो सभी रिकॉर्ड करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन सभी तो रिकॉर्ड करते हैं। तो कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है, यस और नो। और ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, यस और नो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट मिला, पॉइंट नंबर 6, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। क्या बोला? परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। सीधा सा बात है, एकदम ध्यान सुनो, कोई हाथी घोड़ा है ही नहीं। मान लो आकाश ने सिमरन आलम का खून कर दिया। क्या बोला? आकाश ने किसका खून कर दिया? सिमरन आलम का खून कर दिया। और मान लो खून होते शुभम ने देख लिया, शुभम का क्या जिम्मेदारी बनता है? अच्छा अगर नागरिक है तो क्या करने का जिम्मेदारी बनता है उसको? गवाही देने का। वो खून देखा है, जो गवाही देता है उसको पता है ना क्या बोलते हैं? गवाह को क्या बोलते हैं बेटा? विटनेस, यस और नो। अब मान लो बेटा सिमरन आलम के घर से कोई आता है, तो वो तो इंसाफ चाहेगा कि मेरी बेटी को क्या मिले, इंसाफ। सिमरन आलम के माँ बाप, ये सब एग्जाम्पल काल्पनिक, हाँ, आकाश खून नहीं करेगा। सुनो, सिमरन आलम के अब्बू या अम्मी को क्या शुभम को 5 करोड़ रुपया देने का जरूरत है गवाही देने के लिए? नहीं। विटनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ही इज बाउंड टू परफॉर्म दैट हिज ऑब्लिगेशन, उसके लिए पैसा देने का जरूरत। तो वही लिखा है, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अगर आप विटनेस हो, अगर आप विटनेस हो, आपको बिना पैसे के भी गवाही देना पड़ेगा, ये सुन नो। उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, ही इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, so he has to give the गवाही, he is the witness, है ना? तो वही चीज लिखा है, देखो, hence a promise to pay money to a witness is void। अगर तुम विटनेस को बोलता है ना, सुन तू गवाही दे दे, मैं तेरे को 5 लाख रुपया दूंगा, वो गवाही अगर दे दिया और अगर उसके अब्बू अम्मी उसको 5 लाख रुपया नहीं दे तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। पूछो क्यों? उसका जिम्मेदारी बनता है क्या देने का? गवाही देने का। अगर उसको 5 लाख रुपया नहीं भी मिला ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो खून होते हुए देखा है, उसको गवाही देना पड़ेगा। मतलब जिसका जो कर्तव्य उसको करना पड़ेगा, चाहे पैसा मिले या फिर ना मिले। अगर आपके काम में आपको पैसा नहीं मिलने का था, वैसा काम था, तो फिर बिना कंसिडरेशन के वो वैलिड माना जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर बार तो क्या होता है, काम करने का क्या मिलना चाहिए, बट यहाँ पे बेटा पैसे का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपका, तो बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल। तुम जैसे मान लो इशिता आती है मेरे पास, बोलती है सर आप मेरे को पढ़ा दीजिए ना, मैं बोला हाँ पढ़ा दूंगा, बदले में क्या देगी? तो बोल रही सर बदले में ना, मुझे कल बोला था मैं ना, बदले में आपको ना मैं आसमान जाऊंगी पूरा स्टार्स तोड़ के ला दूंगी, चलेगा ऐसा? कंसिडरेशन रियल है कि इल्यूजनरी है? नहीं चलेगा। कंसिडरेशन हमेशा रियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल। और वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ऑलरेडी कल डिस्कस किया, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। इमोरल अनलॉफुल का मतलब क्या बताया था? चरस गांजा नहीं ना चलेगा। बट एग्जाम में पिछले 2 टर्म में क्वेश्चन आया इसी छोटा पॉइंट से। क्या क्वेश्चन है सुनो, बुक मत देखना, मैं तुम लोगों को केस स्टडी दे रहा हूं, बताने से क्या आंसर होगा। सुनो, मैंने मान लो सिमरन चाव को बोला, सिमरन चाव 5 लाख रुपया दो। कितना रुपया? मैं तेरे को गवर्नमेंट जॉब दिला दूंगा। क्या दिला दूंगा? ठीक है, 5 लाख रुपया लिया उससे, लेकिन लेने के बाद मैं रफू चक्कर हो गया, गवर्नमेंट जॉब दिलवाया ही नहीं उसको मैंने। आया था ना? 5 लाख रुपया मैंने उससे ले लिया, वादा किया कि क्या दिलवा दूंगा, ले लिया, लेकिन दिलाया ही नहीं। बार बार फोन कर रही है मेरे को, सर जॉब नहीं मिला, मैं नहीं दिला पाऊंगा, सीधा मना कर दिया। अगर वो कोर्ट जाएगी, मेरे खिलाफ केस फाइल करेगी, तो बोलो कौन जीत जाएगा? मैं? कौन जीतेगा? मैंने वादा किया था उससे कि मैं गवर्नमेंट जॉब दिलवा दूंगा, मैंने उसको दिलवाया ही नहीं, यस और नो। वो कोर्ट जा रही है, कौन जीतेगा दृष्टि? सिमरन। कौन जीतेगा? सिमरन। कौन जीतेगा? सिमरन। इशिता? सिमरन। आकाश? सब लिख दिया, जाओ सब लिख दिया, जाओ सब लिख दिया, सब लिख दिया। सिमरन, द करेक्ट आंसर इज नो। जिंदगी भर वो 5 लाख रुपए मेरा पास पड़ेगा, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। रीजन पता है क्या बेटा? कॉन्ट्रैक्ट कौन सा जॉब दिलाने के लिए हुआ है? अगर वो जाएगी ना कोर्ट में, तुमको पता गवर्नमेंट जॉब दिला देगा, ऐसे वो ऑफेंस है। गवर्नमेंट जॉब ऐसे कैसे मिल सकता है किसी को? गवर्नमेंट जॉब हाई पोस्ट का होता है यार, जिंदगी भर का लाइफ सिक्योर्ड है उसका। गवर्नमेंट जॉब के लिए आजकल क्या देना पड़ता है तेरे को? एग्जाम्स देना पड़ेगा, उसके बाद तुमको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, आईपीएस आईएएस ऐसे बन जाएगा।
अभी तक नहीं हुआ। नहीं तो पैसा देके बन सकता था ना। अगर मैं उसको बोलूँ ना 5 लाख रुपया गवर्नमेंट जॉब, पहला बात वो जाएगी नहीं, उसको पता होना चाहिए वो अपराध है। यस और नो? इस केस में बेटा मेरे पास ही वो जिंदगी भर पैसा रहेगा, वो वॉइड है। क्या है? इसको बोलते हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या बोलते हैं? अपोज टू पब्लिक। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में ऐसा है क्या कि भैया घूस दो नौकरी दिलाए? नहीं, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। बट ये जो एक छोटा सा एग्जांपल है, लोग उसको पता 8 लाइन में फ्रेम किया। कितना लाइन में? खाली कहानी बना दिया 8 लाइन में कि राम एक गरीब आदमी था। कैसा क्वेश्चन है? राम एक गरीब आदमी था, उसको एक आदमी से मुलाकात होता है, बोलता है तुम मेरे को 1 लाख रुपया दो, मैं तुमको जॉब दिलवा दूंगा, गवर्नमेंट जॉब। वो कैसे भी करके बेचारा अरेंज किया आदमी दिलवाने से। स्टूडेंट क्या लिखा? स्टूडेंट भावुक हो गया, राम का गरीबी सोच के बोला हाँ राम जीत जाएगा। अरे भैया जॉब कौन सा है? राम भी कुछ नहीं कर पाएगा, उसका बेचारा का जो 1 लाख था वो भी चला गया और गरीब हो गया वो। समझे मेरा बात? याद रखना ये सब चीज, ठीक है? आओ, अब एक इजी पार्ट है, सूट बाय अ थर्ड पार्टी। क्या बोला? सूट मतलब क्या होता है पता है तुम लोग को? जो हम लोग पहनते हैं वो क्या? तो केस करना। सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ, किस किस केस में? देखो बहुत इजी है। ऐसे तो थर्ड पार्टी जनरली केस फाइल नहीं ना कर सकता है। प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो थर्ड पार्टी कहां से आ रहा है? नहीं ना आ रहा है। बेनिफिशियरी लेकिन कर सकता है। एक तो पॉइंट आ गया। बहुत सारे ऐसा पॉइंट है। पहला पॉइंट है बेटा इन केस ऑफ ट्रस्ट। क्या बोला? इन केस ऑफ ट्रस्ट। इन केस ऑफ ट्रस्ट में बेटा 3 पार्टी हो सकता है। कितना पार्टी? मैं अभी बता देता हूं, ये लिख लेना प्लीज। ट्रस्ट में एक होता है सेटलर। क्या होता है? सॉरी, सेटलर। एक होता है ट्रस्टी, ये किसी को नहीं पता होगा। और एक होता है बेनिफिशियरी। खाली बेनिफिशियरी मतलब पता है तुम लोग को रियल लाइफ में। ट्रस्ट में 3 पार्टी होता है, एक सेटलर होता है, एक ट्रस्टी होता है, एक बेनिफिशियरी होता है। सेटलर कौन होता है? जो खड़ा करके देता है। क्या करके देता है? खड़ा। क्या खड़ा करके देगा बेटा? हो सकता है कोई बिल्डिंग बना दिया। क्या दे सकता है? कोई बिल्डिंग बना दिया। सेटलर पैसा लगाता है। कौन लगाता है? सेटलर क्या लगाता है? पैसा। मान लो सेटलर ने 50 लाख रुपया बना के लगा के या 1 करोड़ रुपया लगा के हॉस्पिटल बना दिया, वो कौन हुआ? प्रमोटर टाइप। पैसा वो लगाया पूरा। लेकिन क्या सेटलर के पास इतना टाइम हो डे टू डे जाएगा मैनेज करेगा? नहीं कर सकता ना। वो ट्रस्टी लगा देगा। कौन लगा देगा? ट्रस्टी। ट्रस्टी मैनेजर होते हैं। हो सकता है कुछ सेटलर भी मैनेजर हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि पैसा लगा रहे तो मैनेजर भी वो हो सकता है। बट कुछ और भी पर्सन हो सकते हैं। ट्रस्टी कौन होता है बेटा? जो मैनेज करते हैं। अब एक चीज समझो, एक स्कूल बना, सेटलर ने स्कूल का पैसा दिया, मैनेज कौन कर रहा है? उसके ट्रस्टी लोग, जैसे जैन विद्यालय कांकरिया वगैरह ट्रस्टी है, वो ट्रस्टी मैनेज कर रहे हैं। बेनिफिशियरी कौन है? जिसको बेनिफिट मिल रहा है। तुम लोग स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हो गए बेटा बेनिफिशियरी। आर यू गेटिंग? जिसको बेनिफिट मिल रहा है, हु डिराइव्स बेनिफिट, हु डिराइव्स बेनिफिट। नाउ माय क्वेश्चन इज, नाउ माय क्वेश्चन इज, बेटा ट्रस्ट तो ये लोग मिलके बनाया, ये लोग सोचा होगा हाँ बच्चों को बेनिफिट देंगे। स्टूडेंट के कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था? नहीं किया था। स्टूडेंट लोग थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट, वो तो आता है पढ़ के चला जाता है। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा, जब अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के बीच में बना, लेकिन स्कूल में क्या हो रहा है पता है? स्कूल में पढ़ाई ही नहीं हो रहा है। स्कूल में नाच गाना फंक्शन पार्टी यही सब चल रहा है। क्या बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। बेनिफिशियरी नहीं है वो। क्या बच्चों के माँ बाप फीस भर रहे हैं? बेचारों के जेब से तो पैसा जा रहा है, बट दे आर नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। बेनिफिशियरी पार्टी थे कॉन्ट्रैक्ट के? नहीं थे। लेकिन स्टिल दे कैन केस फाइल, दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द स्कूल। क्यों? बिकॉज दे आर द बेनिफिशियरी। तो ट्रस्ट में अगर जिसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, भले वो पार्टी नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का, मगर फिर भी वो केस फाइल कर सकता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किस किस में थर्ड पार्टी फाइल कर सकता है? बेनिफिशियरी इज अ थर्ड पार्टी, ही इज नॉट गेटिंग द बेनिफिट बट स्टिल ही कैन फाइल अ केस। समझा मेरा बात? ट्रस्टी, सेटलर, बेनिफिशियरी। Beneficiary is not a party, he is a third party. But if he want, he can file a case against the trust कि भैया हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं ये सब सिखाने के लिए ना पढ़ाने के लिए। दे विल विन द केस। पहला पॉइंट समझा? छोटा सा देखो, बुक में तो खाली एक लाइन लिखा हुआ है, तुम बुक खोलो। A beneficiary can enforce his right under the trust though he was not a party to the contract between the settler and the trustee। कुछ समझेगा? ट्रस्ट में कुछ समझेगा ये पढ़ के? अब समझा? बेनिफिशियरी को बेनिफिट नहीं मिला, सेटलर और ट्रस्टी कौन था समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ था, मगर ही ऑल्सो कैन फाइल अ केस। नंबर 2, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। क्या बोला? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट बहुत ज्यादा इजी है। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट बहुत ज्यादा इजी है। सुनो क्या है।
मान लो बेटा दो भाई थे, एक राम और एक लखन। क्या बोला? दो भाई थे। बुक में लिखा हुआ एग्जाम्पल, मैं खाली नाम चेंज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बुक में, ठीक है। दो, देखो जिस चीज का एग्जाम्पल लिखा हुआ नहीं उसका मैंने अच्छा से समझा दिया यहाँ पे। जिसका एग्जाम्पल लिखा उसका नाम लेके थोड़ा अच्छा से बना दे रहा हूँ। ए और बी लिखा होगा बुक में, क्या है? एक्स और वाई। तो मैंने राम और लखन ले लिया। राम और लखन क्या बोला पता है? राम और लखन बोला भैया जब हमारा ज्वाइंट पार्टीशन हो जाएगा, हम लोग मिलके अपनी मम्मी को या पापा को हर महीने का 30,000 रुपया करके देंगे। कितना रुपया करके? तो पार्टीशन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना है पहले बताओ तो? कि भैया मम्मी को हर महीने 30,000 रुपया हम लोग अलाउंस देंगे। बेनिफिशियरी कौन है? मम्मी है। मम्मी क्या कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थी? पार्टी थी। लेकिन मम्मी को अगर वो लोग अलाउंस देने से मना कर दे, मम्मी को अगर अलाउंस देने से मना कर दे, नहीं चलेगा भैया तुमको अलाउंस देना पड़ेगा। रियल लाइफ में बागबान मूवी देखा है? बंटवारा हो जाता है तो अगर वो लोग वादा करता है माँ बाप से कि आप मम्मी 6 महीना यहाँ रहो, पापा आप 6 महीना यहाँ रहो, हम अपनी जेब से आपको हर महीने का खर्चा देंगे 1 लाख, दे आर बाउंड टू गिव दैट। सेम बागवान वाला चक्कर है। उनको देना पड़ेगा। माँ बाप को तुम जुदा किया है या अलग किया है, जो पैसा बोला है वो देना पड़ेगा। रो मत यार, होता है, ठीक है। तो जो आप वादा किए वो निभाना पड़ेगा। वो लोग बेनिफिशियरी है, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। वही चीज लिखा, अगर फैमिली सेटलमेंट हो रहा है तो जो अलाउंस का बात हो रहा है आपको देना ही पड़ेगा। समझा? बैंक में जो, हाँ, तो नॉमिनी को, अगर नॉमिनी कौन होता है? अगर मैं ना रहूं तो मेरे ब्याह में जिसको बेनिफिट मिलता है वो नॉमिनी होता है। नॉमिनी को बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी हर केस में कर सकता है। हाँ, कि नॉमिनी कौन है वो मेंशन रहेगा, ठीक है। नॉमिनी जब आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है, नॉमिनी का नाम वगैरह देना पड़ता है उसमें। पॉइंट नंबर 3 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। अगर कोई सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट होता है, क्या होता है? बहुत इजी है। देखो एक चीज समझो, सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी है। मान लो क्या हुआ, मान लो मेरा एक दोस्त है गोविंद करके। कौन है? गोविंद करके। गोविंद क्या किया, अपनी वाइफ मान लो राधा को 2 थप्पड़ मारता है। क्या मारता है? राधा रहेगी उसके पास। राधा घर छोड़ के कहाँ चली जाएगी? ससुराल छोड़ के अपने मायके चली जाएगी, पियर चली जाएगी, ठीक है। राधा आ गई अपने पियर। राधा अपने बाबूजी को बोलती है कि बाबूजी मेरा पति ऐसा है वैसा है वो करता है। राधा बोला, बाबूजी बोले देख बेटा जिंदगी भर का सवाल है, एक बार अपने गोविंद को समझा देते हैं, हो सकता है समझने से उसके दिमाग में होश आ जाए। बाबूजी गए गोविंद के पास, राधा का हाथ पकड़ के, ए क्या किया मेरे बेटी के साथ, इसलिए भेजा था तो को प्यार देने बोला था ना, थप्पड़ देने। गोविंद बोला हमसे भूल हो गया, हम अब से ऐसा। बाबूजी बोले लिख के दे कि अब से ऐसा नहीं कर, और लिख अगर तू ऐसा किया तो 1 लाख रुपया जुर्माना भरेगा। कितना रुपया? 1 लाख रुपया जुर्माना। लिख के लिखवा लिया गोविंद से। गोविंद ठहरा ढीठ। फिर एक हफ्ता बीता नहीं, एक हफ्ता बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यार दिया राधा को। एक हफ्ता बाद फिर 2 तमाचा लगा दिया। नाउ माई क्वेश्चन गोज टू, राधा तो अब छोड़ ही देगी गोविंद को, पहला बात है, बट क्या बाबूजी वो 1 लाख रुपया ले सकता है? द आंसर इज हाँ, ले सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैरिज सेटलमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, एक्स वाइफ वाला पढ़ो, मन मन में पढ़ो, एक्स वाइफ वाला पढ़ो, समझ में आ जाएगा। पढ़ो। गोविंद का शादी नहीं हुआ, हम लोग सब दोस्त कुंवारे हैं, एक साथ शादी करेंगे। पढ़ा ना? ठीक है ना? याद रखना गोविंद राधा, उसमें लिख लो गोविंद राधा, बुक में याद रहेगा। बाबूजी, मैं इससे नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। गोविंद राधा और बाबूजी, हाँ, गोविंद राधा और बाबूजी। मैंने बाबूजी अच्छा नाम बोला ना। अच्छा, इसके अलावा इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ, बोल दो ना सर क्लास ले रहा है, 25 मिनट बाद कॉल करेंगे। ये इजी सा पॉइंट है, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बिला पॉइंट नंबर 4, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मान लो मेरा कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेरा कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है। अब अगर उस इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट मैं अपने बेटे को दे देता हूँ, तो बेनिफिट किसको मिल रहा है? बेटे को मिल रहा है। डेफिनेटली ही इज द असाइनी, मैंने अपना बेनिफिट असाइन कर दिया किसी और को, तो नाउ ही इज स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हुआ था, मगर मैंने बेनिफिट किसको असाइन कर दिया? किसी तीसरे पार्टी को। अगर उसको बेनिफिट नहीं मिला ना, केस फाइल कर सकता है। जो तुम बोला ना बैंक वाला चीज, सेम वही इंश्योरेंस वाला चीज है, ठीक है। तो अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा, यू कैन फाइल अ केस।
यस और नो, 4 पॉइंट क्लियर। बेनिफिशियरी कर सकता है, हर केस में कर सकता है, ठीक है। अच्छा हाँ, पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? एक्नोलॉजमेंट और स्टॉपल। क्या लिखा हुआ बेटा? एक्नोलॉजमेंट या फिर स्टॉपल। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। सुनो ध्यान से क्या हुआ, देखो क्या हुआ इसमें। जो नाम लिखा हुआ है एल एम और करके, वो बहुत कुछ फायदा नहीं है, बहुत इजी सा नाम है। सुनो ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ मान लो 3 जन था। कितना जन था? मान लो 3 जन था। मान लो एक प्रिया करके थी, एक रिया करके थी, और एक मान लो सिया करके थी। 3 जन था। क्या बोला? प्रिया, रिया और, देखो सुनने ध्यान से, हुआ क्या? प्रिया जो है, प्रिया जो है वो 20,000 रुपया होल्ड करके रखी है। होल्ड मतलब लेकर रखी है। किसके बिहाफ में पता है बेटा? रिया के बिहाफ में। किसके बिहाफ में? मतलब प्रिया के पास 20,000 रुपया है, रिया का। किसका? और रिया बोल कर गई थी प्रिया को कि देख प्रिया, मैं 20,000 रुपया तेरे को दे रही हूं, तो सिया को दे देना। किसको दे देना? बात समझा? रिया चली गई वो घूमने के लिए, 20,000 रुपया प्रिया को पकड़ा दिया उसने। बोला जब सी आएगी उसको। कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? हाँ, सिया कोई कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थी, लेकिन रिया पक्का सिया को फोन करके ना गई होगी कि मैं किसके पास पैसा छोड़ रही हूं। यानी कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ था। शी वॉज अ थर्ड पार्टी, राइट। अगर प्रिया देने से मना कर देती है, क्या सिया प्रिया के खिलाफ केस फाइल कर सकती है? द आंसर इज हाँ, कर सकती है। क्योंकि भैया ये रिया के जगह पे वो पैसा होल्ड कर रही है। अब मान लो, अच्छा ये लॉ क्यों है पता है? कल को मान लो सिया को बहुत अर्जेंट है, पैसा चाहिए, और अगर प्रिया देने से मना कर दे, मान लो वो प्रिया है, प्रिया देने से मना कर दे, सिया तो मर जाएगी। 20,000 तो बहुत छोटा अमाउंट है, 2,10,00,000 भी तो हो सकता है। तो इसीलिए बेटा प्रिया इज लाइबल टू गिव मनी टू सिया। सिया ऑल्दो नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट शी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट प्रिया, दो शी वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सिया थर्ड पार्टी है, ओरिजिनल पार्टी कौन कौन है? बट स्टिल सिया कैन फाइल अ केस अगेंस्ट प्रिया। हम लोग क्या पढ़ रहे कि किस किस केस में थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकता है? पहला ट्रस्ट के केस में, दूसरा बेटा अगर फैमिली सेटलमेंट, तीसरा मैरिज वाला चक्कर, या सुन लो, चौथा भी जस्ट बताया, क्या बताया? अगर बेनिफिट असाइन हो रहा है किसी और को, इंश्योरेंस वाला, और पांचवा ये वाला एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। 5 पॉइंट हुआ, और 6 भी बहुत इजी है, लास्ट पॉइंट ये, छठवा लास्ट है शायद, है ना? सातवां भी ठीक है, बेकार से सुन लो। छठवां सुन लो पहले क्या है। इन द केस ऑफ कन्वीनियंट रनिंग विद द लैंड, क्या बोला? बहुत इजी है, सुनो। मेरे पास एक जमीन है, क्या बोला? मेरे पास एक जमीन है, वो वही एग्जांपल दे रहा हूँ जो बुक में लिखा हो। सुन लो इधर देखो, मैंने बोला मेरे पास 2 जमीन है। एक जमीन में मैं बेटा एग्रीकल्चर का काम करता हूँ, क्या बोला? और सामने वाला जमीन मैं किसी और को दे सकता हूँ, दे सकता हूँ ना भाड़ा पे। मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि भैया देख, मैं जमीन तो दे रहा हूँ तेरे को, लेकिन इसमें तुम बेटा इंडस्ट्रियल काम मत करना। क्यों नहीं करेगा? पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन से मेरे खेत को नुकसान होगा। यस और नो? तो ये वैलिड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या है? वैलिड है, क्योंकि मेरा जमीन है। और अगर तुम ऐसा कुछ करते हो, इससे तुम ऐसा काम करो इससे मेरे जमीन को नुकसान हो रहा है, वो नहीं चलेगा, वो वैलिड है। क्या है? उसको बोलते हैं कन्वेनेंट रनिंग विद द लैंड। क्या बोलते हैं? कंडीशंस लगा देना लैंड पे। से एक चीज समझो, छोटा चीज समझो। मान लो मैं यहाँ पे सेंटर है मेरा, क्या है? मेरा पीछे एक और जमीन है, क्या है? पीछे एक और जमीन है। अब तुम समझो मेरा पीछे जमीन है, ये भी मेरा ही जमीन है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा? ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मेरे पास इशिता आती है, बोलती सर मेरे को जमीन चाहिए, ये वो जमीन इससे ज्यादा बड़ा है। मैं बोल इशिता तू कुछ भी करना, मगर उसमें बार कैफे ये सब मत खोलना। रीजन क्या बताऊं? मेरा जो स्टूडेंट्स उस पर गलत इंपैक्ट पड़ेगा ना, उस पर क्या पड़ेगा? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट वहां जाए, या और दूर दूर से अलग अलग लोग आए, जिससे मेरे स्टूडेंट्स खराब हो। लगा सकता हूँ ना रिस्ट्रिक्शन। या मैं बोल नहीं इशिता तू जमीन तो ले ले, मगर देख उसमें ओयो वोयो मत खोलना, गलत इंपैक्ट पड़ेगा। यस और नो? तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं कन्वीनियंट रनिंग विद लैंड। क्या बोलते हैं? सिमरन को बड़ा हंसी आ रहा है, और वो दूसरी सिमरन को देख रही है, ठीक है। इन केस ऑफ कन्वीनियंट रनिंग विद द, देखो एक एग्जांपल पढ़ लो मन में फटाफट, देखो क्या लिखा हो जल्दी से। एग्जांपल नंबर 19 पढ़ो, सेम टू सेम वही लाइन लिखा है, जल्दी से पढ़ो, समझ में आ जाएगा, जल्दी पढ़ो। मेरे को लग रहा है खाली एक वैलिडिटी वाला पेज लास्ट डे ही कराना पड़ेगा। एक पेज बच गया, 11 बच गया, ठीक है ना। एक एजेंट वाला पढ़ा देता हूँ, एक पेज बढ़ जाएगा। मेट्रो, ये तो रहा मेरा मेट्रो का काम।
पैसे इसमें डल गया। कितना का बनता है ये? 200 का। हाँ वहाँ पे जाके चलो पढ़ लिया, पढ़ा ही नहीं पढ़ा, पढ़ो जल्दी से फटाफट। पढ़ लिया ओनर वाला। एग्जाम्पल नंबर 19 पढ़ना था। 19 कहाँ पे है? वो पढ़ लिया। ओ लास्ट है बेटा, अगर एजेंट के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है वो भी वैलिड है। क्या बोला? एजेंट के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी। जैसे मान लो बेटा मैं कोलकाता में हूँ, कहाँ पे हूँ? मेरा एक एजेंट है दिल्ली में। कहाँ है वो? मेरे बिहाफ में बेटा साड़ी सेल करता है। क्या सेल करता है? अब मेरा दिल्ली में कोई पार्टी है, वो बोला साड़ी लेना चाहता है मेरे से। मैं बोला देखो कलकत्ता से दिल्ली बहुत टाइम लगेगा, मेरा एजेंट बैठा है, आप उससे साड़ी डायरेक्ट ले लो। हो सकता है ना ऐसा? कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? मेरे और वो दिल्ली वाले पार्टी में। एजेंट से थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा, मेरा और दिल्ली वाले। बट अब नाउ एजेंट इज ऑल्सो बाउंड टू सेल द साड़ी एंड रिसीव द। अगर एजेंट साड़ी बेच दिया, लेकिन अगर एजेंट को बेटा पैसा नहीं मिला ना, किससे नहीं मिला? वो दिल्ली वाला पार्टी से, मेरे से नहीं, दिल्ली वाला पार्टी से। अरे भैया मैं कोलकाता में हूँ, दिल्ली में बहुत अमीर पार्टी है, तो दिल्ली वाला अमीर पार्टी को मैंने बोल दिया तू मेरा एजेंट बैठा है, उससे डायरेक्ट जाके साड़ी ले ले। और वो दिल्ली वाला पार्टी एजेंट से साड़ी तो ले लिया, मगर वो एजेंट को पैसा। क्या मेरा सवाल है, एजेंट जो कि पार्टी नहीं था वो केस फाइल कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो इवन दो ही वाज स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ही वाज अ थर्ड पार्टी, बट नाउ स्टिल ही कैन फाइल अ केस। समझा मेरा बात? कि एजेंट किसका है? वो मेरा, मेरे भी हाफ में ना काम कर रहा है, वो केस फाइल कर सकता है। तो वही लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय एजेंट, एजेंट कभी भी चाहे केस फाइल कर सकता। 7 जन हुआ ना? 7 तो क्या क्या था जल्दी से बोल दो फटाफट, पहला बुक बंद करके। फैमिली सेटलमेंट का एग्जांपल क्या बोला था? राम लखन, याद रहेगा। तीसरा मैरिज में क्या था? राम गोविंद बाबूजी। फोर्थ राम ने गोविंद राधा बाबूजी। फोर्थ इंश्योरेंस वाला था, राइट। एस्टोपल वाला में रिया प्रिया और दिया। फिफ्थ हो गया। सिक्स सिया जो सिक्स एजेंट। सिक्स एजेंट नहीं था, एजेंट 7 था। 6 नंबर क्या था अभी जो बताया? लैंड कन्वे, लैंड वाला के कन्वेनिंग विद। और नंबर 7 एजेंट वाला। याद रखना इन सब। ऐसा इसका क्वेश्चन क्या है? किस किस केस में? थर्ड पार्टी केस पर। बस एक क्वेश्चन और बच गया, हालांकि उसमें 10 मिनट लगता है, बट मेरे पास टाइम नहीं है भैया।